अब हम बात करते हैं पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में निर्णय निर्माण थ्योरी की, डिसीजन मेकिंग। तो डिसीजन मेकिंग क्या है इसको समझ लीजिए। सबसे पहले हम डिसीजन मेकिंग के अर्थ के बारे में बात करेंगे कि डिसीजन मेकिंग कहते किसे हैं। उसके बाद रॉबर्ट टेनबाग के अनुसार कुछ डेफिनेशन डिसीजन मेकिंग की देखने की कोशिश करेंगे। उसके बाद टोरी किस तरीके से डिसीजन मेकिंग को डिफाइन कर रहे हैं उसको समझने की कोशिश करेंगे। उसके बाद निर्णय निर्माण का विकास किस तरीके से हुआ है, कौन कौन से विचारकों ने इसको किस तरीके से अप्लाई करने की चेष्टा की है, इसको भी समझने की कोशिश करेंगे। तो सबसे पहले देख लीजिए अर्थ को। तो वेस्टर शब्दकोश निर्णय निर्माण की परिभाषा अपने मस्तिष्क में कोई मत या काम करने के तरीके को निर्धारित करने की प्रक्रिया के रूप में प्रदर्शित करता है। कहने का मतलब यह है कि वेस्टर कोई शब्दकोश है, जैसे हम बोलते हैं कि भाई ग्रीक भाषा से लिया गया शब्द है, तो वेस्टर कोई शब्दकोश है। तो उस शब्दकोश में जो निर्णय निर्माण है वो है कि भाई अपने दिमाग में जो काम करने के लिए जो हम मत चुनते हैं, तो उन मतों को वो निर्णय निर्माण की प्रक्रिया में शामिल करने की कोशिश कर रहा है। कौन? वेस्टर शब्दकोश। वेस्टर शब्दकोश निर्णय निर्माण की परिभाषा अपने मस्तिष्क में कोई मत या काम करने के तरीके को निर्धारित करने की प्रक्रिया। हम अपने दिमाग में कोई मत बना रहे हैं और उस मत के हिसाब से काम करने की प्रक्रिया निर्धारित कर रहे हैं कि हम इस तरीके से काम करेंगे। तो मोटे तौर पे कि भाई काम करने के लिए हम जो एक निर्धारण सेट कर रहे हैं अपने माइंड में, दैट इज कॉल्ड डिसीजन मेकिंग। उसके बाद हम बात करते हैं कि रॉबर्ट टेनबाग किस तरीके से डिसीजन मेकिंग को प्रदर्शित करने की कोशिश कर रहे हैं। तो रॉबर्ट टेनबाग के अनुसार निर्णय निर्माण में दो या अधिक व्यवहार विकल्पों के समूह में किसी एक व्यवहार विकल्प का चुनाव करना शामिल है। कहने का मतलब यह है कि दो व्यवहार विकल्प, अब यहाँ पे व्यवहार विकल्पों की ये बात कर रहा है। कहने का मतलब यह है कि ऐसे विकल्प जिनको हम प्रैक्टिकली जिनको हम क्या कर सकें, अप्लाई कर सकें। तो प्रैक्टिकली अप्लाई किए जाने वाले विकल्पों को, यानी दो विकल्पों में से अगर हम किसी एक विकल्प को चुन रहे हैं तो इस प्रकार की जो हम प्रक्रिया से गुजरेंगे वो प्रक्रिया हमारी डिसीजन मेकिंग की प्रोसेस के अंतर्गत आएगी। तो इस तरीके की बात करते हुए रॉबर्ट टेनबाग हमें दिखाई देते हैं। उसके बाद हम बात करते हैं टोरी की। तो टोरी कहते हैं कि निर्णय निर्माण को दो या अधिक संभाव्य विकल्पों में से एक विकल्प को चुनने के रूप में परिभाषित करना निर्णय निर्माण के दायरे में आता है। कहने का मतलब यह है कि टेनबाग का हमने देखा कि दो जो व्यवहारिक विकल्प हैं, ये व्यवहारिक विकल्पों की बात कर रहा है, उन दो व्यवहारिक विकल्पों में से अगर हम किसी एक विकल्प को चुन रहे हैं तो उस एक विकल्प को चुनने की प्रक्रिया। अब देखो यहां पे थोड़ा सा समझ लेना कि निर्णय निर्माण हम विकल्प को चुन रहे हैं, लेकिन निर्णय निर्माण विकल्प को चुनने में कहां है, उस चुनने की प्रक्रिया हम अपने दिमाग में किन किन चीजों को सोच करके उसी विकल्प को चुन रहे हैं। तो वो जो प्रोसेस है, विकल्प तो दो है, दो चीजें सामने आ रही है, लेकिन दोनों में से एक विकल्प को चूज करने के लिए हम जो अपने दिमाग की कसरत कर रहे हैं वो कसरत डिसीजन मेकिंग है बारीक तौर पे। तो व्यवहारिक विकल्पों की बात यहां पे रॉबर्ट टेनबाग कर रहा था, लेकिन जो टोरी है वो कह रहा है कि जो संभाव्य विकल्प हैं, अब संभाव्य विकल्प और जो व्यवहारिक विकल्प हैं उनमें अंतर है। संभाव्य विकल्प का मतलब यहां पे ये है कि भाई पॉसिबिलिटी है कि ये जो हमारा जो एरिया है ये विकल्प उसी एरिया को बिलोंग करता है, दैट इज कॉल्ड संभाव्य विकल्प। प्रैक्टिकली विकल्प तो आप समझ गए, व्यवहारिक विकल्प कि रॉबर्ट टेनबाग कह रहा है कि भाई जो व्यवहारिक जो दो तीन विकल्प हैं जिनको हम अप्लाई कर सकते हैं अपनी लाइफ में, ये पहले ही डिसाइड हो गया है कि हम किसी को भी अपनाएंगे तो कुछ ना कुछ फायदा तो हमें होगा ही होगा। हमारे पास चार विकल्प हैं और चार विकल्पों को हमने पहले ही समझ चुका है कि ये व्यवहारिक हैं, इनका इंप्लीमेंटेशन प्रैक्टिकली हम कर सकते हैं, ये निष्कर्ष पहले ही आ चुका है। इस तरीके की बात कर रहा है, व्यवहारिक विकल्पों की बात कर रहे हैं। लेकिन ये संभाव्य विकल्पों के तहत कह रहा है कि ऐसे विकल्प जिनकी संभावनाएं हैं कि उन विकल्पों के चयन से हमारे निर्णय निर्माण से हमें फायदा मिलेगा। अगर तीन विकल्प हैं तो तीनों विकल्पों में संभावनाएं हैं। संभाव्य विकल्पों की बात करना, तीनों में संभावनाएं हैं कि तीनों क्या कर सकते हैं, हमारे डिसीजन मेकिंग को इंप्रूव कर सकते हैं या हमारे ऑर्गेनाइजेशन को इंप्रूव कर सकते हैं। यहाँ पे देखो किसी भी थियरी की अगर हम बात करें तो उसको आपने संगठन से जोड़ना है। यहाँ पे डिसीजन मेकिंग की बात कहाँ हो रही है, संगठन में हो रही है, ऑर्गेनाइजेशन में हो रही है। और संगठन कहाँ, लोक प्रशासनिक संगठन की बात की जा रही है। तो यहाँ पे वो कह रहा है कि दो संभाव्य विकल्पों में से अगर हम किसी एक विकल्प का चयन करते हैं तो सिंपल सी बात है कि भाई डिसीजन मेकिंग है, इसमें कुछ ज्यादा खींचने की जरूरत नहीं है। उसके बाद हम बात करते हैं निर्णय निर्माण के विकास की। ठीक है, निर्णय निर्माण का अर्थ तमाम विकल्पों में से एक विकल्प को चुनना है। तो मोटे तौर पे आप कह सकते हो कि भाई बहुत सारे विकल्पों में से अगर हम एक विकल्प का चयन करते हैं तो दैट इज कॉल्ड डिसीजन मेकिंग प्रोसेस। ठीक है,
इस तरीके से हम इसको डिफाइन कर सकते हैं। उसके बाद अगर हम बात करते हैं कि भाई निर्णय निर्माण का विकास किस तरीके से हुआ और निर्णय निर्माण के विकास में किस विद्वान ने किस तरीके से चीजों को अप्लाई करने की कोशिश की डिसीजन मेकिंग के तहत, तो इसमें हम मुख्यतः तीन विचारकों का जिक्र करते हैं। फेयोल व उर्विक को हम एक उसमें रखते हैं कि भाई इन्होंने किस तरीके से इसके विकास में योगदान दिया है। वहीं टेलर, एफ.डब्ल्यू. टेलर ने इसके विकास में किस तरीके से योगदान दिया है, और चेस्टर बर्नार्ड। तो यानी मुख्यतः तीन राइटर आपको याद रखने हैं, उर्विक, फेयोल और उर्विक, एफ.डब्ल्यू. टेलर एंड चेस्टर बर्नार्ड। समझ लीजिए फेयोल और उर्विक किस तरीके की बात कर रहे हैं। फेयोल और उर्विक जैसे क्लासिकल सिद्धांतकार निर्णय निर्माण से केवल उस हद तक जुड़े थे जिस हद तक यह प्रत्यायोजित, सौंपना और प्राधिकार विशेष अधिकारों को प्रभावित करता है। कहने का मतलब यह है कि विशेष अधिकारों को सौंपना और विशेष अधिकारों को प्राप्त करना, यानी फेयोल और उर्विक निर्णय निर्माण की जो बात करते हैं वो सिर्फ और सिर्फ एक छोटे अंश के रूप में करते हैं। छोटे अंश का मतलब क्या है, वो बोलते हैं कि जब हम विशेष अधिकारों को सौंपते हैं और विशेष अधिकारों को ग्रहण करते हैं, तो ग्रहण और सौंपने के संदर्भ में हम जो प्रक्रिया थोड़ा बहुत करते हैं वो डिसीजन मेकिंग के दायरे में आती है। तो एक हल्के से जुड़े हुए हैं ये डिसीजन मेकिंग से। तो सबसे स्टार्टिंग इस तरीके की बात करते हैं ये फेयोल और उर्विक। उसके बाद हम बात करते हैं एफ.डब्ल्यू. टेलर की। तो एफ.डब्ल्यू. टेलर ने वैज्ञानिक प्रबंधन की तरह संकेत केवल निर्णय निर्माण के लिए एक आदर्श उपागम के रूप में किया। यानी ये बोलते हैं कि भाई जो वैज्ञानिक पद्धति है उस वैज्ञानिक पद्धति में डिसीजन मेकिंग एक आदर्श नमूने के आधार पे हो सकता है। इस तरीके की प्रोबेबिलिटी ये क्या करते हैं, व्यक्त करते हैं। कहने का मतलब यह है कि फेयोल और उर्विक सिर्फ और सिर्फ डिसीजन को ग्रहण करना और डिसीजन को सौंपने के संदर्भ में इससे जोड़ रहे हैं, लेकिन एफ.डब्ल्यू. टेलर कह रहा है कि भाई वैज्ञानिक पद्धति में ये जो डिसीजन मेकिंग की जो प्रक्रिया है वो एक आदर्श नमूने के तौर पे काम कर सकती है। तो कुल मिलाकर के एफ.डब्ल्यू. टेलर वैज्ञानिक प्रबंधन पद्धति में इसको जोड़ने की वकालत करता है, किसको, डिसीजन मेकिंग को। उसके बाद हम नेक्स्ट बात करते हैं चेस्टर बर्नार्ड की। तो चेस्टर बर्नार्ड निर्णय निर्माण की प्रक्रिया का पहला व्यापक विश्लेषण करते हुए हमें प्रतीत होते हैं। चेस्टर बर्नार्ड ने निर्णय निर्माण के संदर्भ में कहा है कि निर्णय की प्रक्रिया मोटे तौर पर चुनाव को संकीर्ण बनाने की प्रक्रिया से है। कहने का मतलब यह है कि चेस्टर बर्नार्ड वो पहले विचारक थे जिसने डिसीजन मेकिंग थ्योरी को काफी बड़े स्तर पे क्या किया, इंप्लीमेंटेशन उसका किया और बड़े स्तर पे उसके सिद्धांतों की क्या करी, पुष्टि करी। ये डिसीजन मेकिंग को समझाते हुए कहते हैं कि मोटे तौर पे जो निर्णय निर्माण की प्रक्रिया है वो चुनाव को संकीर्ण बनाने की प्रक्रिया है। आपको अगर डिसीजन मेकिंग की डेफिनेशन याद रखनी है तो आप इसी डेफिनेशन को याद रख सकते हैं कि निर्णय निर्माण का मतलब क्या है, चुनाव को संकीर्ण बनाने की प्रक्रिया। हमारे सामने बहुत ज्यादा विकल्प हैं और उन विकल्पों में से हम किसी एक विकल्प को चुनते हैं, तो चुनाव को संकीर्ण, छोटा करने की प्रक्रिया निर्णय निर्माण है। इस तरीके की बात करते हैं चेस्टर बर्नार्ड। तो ये इस तरीके से हमने निर्णय निर्माण के अर्थ, इसकी कुछ परिभाषाएं और फेयोल व उर्विक, साथ ही साथ टेलर और चेस्टर बर्नार्ड ने इस थ्योरी को किस तरीके से प्रमोट किया उसके बारे में हमने बात की।